Episode 183. Welcome to Mumbai. To be continued. वो दोनों एक दूसरे को किस करने में इतने मगन थे कि उन्हें होश ही नहीं था कि अभय का फ़ोन न जाने कितनी देर से रिंग कर रहा है। लगातार फ़ोन रिंग होने की वजह से अब अभय इरिटेट हो चुका था। उसे ना चाहते हुए भी आयशा और अपने उस पैशनेट किस को बीच में ही रोकना पड़ रहा था। उसने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला। अब तक आयशा भी उठकर बेड पर बैठ चुकी थी। अपनी बाल पीछे करते हुए वो भी अभय के फ़ोन पर झांक रही थी, ये देखने के लिए कि आखिर कौन इस वक्त अभय को कॉल कर रहा है। स्क्रीन पर कुसुम का नाम फ्लैश हुआ, मगर अभय ने उसकी वो कॉल काट दी। अभय को ऐसे करते देख आयशा खुश हो गई और अभय के बालों पर उंगलियां फेरते हुए बोली, समझदार हो गए तुम बहुत। अब तुम सुधरने लगे हो। पराई औरतों के फ़ोन ऐसे नहीं पिक करने चाहिए। अब तुम्हें अक्ल आने लगी है। समझ में आया तुम्हें मैं तुम्हें क्यों रोका करती थी। मगर अभय ने आयशा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी अभय का फ़ोन रिंग करने लगा फिर से। इस बार वो कॉल कुसुम की नहीं बल्कि गीतांजलि की थी। अभय का मन तो अपनी माँ का कॉल भी पिक करने का मन नहीं कर रहा था, मगर आयशा के कहने पर उसे वो कॉल पिक करनी पड़ रही थी। हेलो। अभय थोड़ा रूडली बोला अपनी माँ से, कहाँ है बेटा तू? मैं और कुसुम कब से तेरा वेट कर रहे हैं डिनर के लिए। तो अभी तक आया क्यों नहीं? गीतांजलि अभय से बोली, मगर अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका कोई जवाब ना मिलने पर गीतांजलि ने फिर से अपनी बात दोहराई, हेलो बेटा, तू सुन रहा है ना? इरिटेट होकर अभय ने अपनी आंखें मूंद ली और गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपनी माँ से बोला, मासूम मैं कुछ दिन घर नहीं आऊँगा। आई नीड सम स्पेस। अभय का जवाब सुनकर गीतांजलि आगे कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे तो अभी तक यही लग रहा था कि अभय को अब भी आयशा से तलाक हो जाने का गम है। वो अब भी उसकी यादों में डूबा हुआ है। शायद इसीलिए वो ऐसा कह रहा है। इसलिए उसने अपनी बेटी से और सवाल जवाब नहीं किए और ना ही उसने अभय से जगह का नाम पूछा, क्योंकि केतकी ने उसे पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अब अभय खूंखार वाला अभय बन चुका है वापस से, जो बेदी परिवार के लिए खूंखार बना हुआ था कुछ टाइम पहले, जब उसके सिर पर अपनी माँ की मौत के बदले का भूत सवार था। तब वो आयशा की माँ के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया करता था अक्सर। अभय फ़ोन रखने ही वाला था, लेकिन तभी कुसुम बीच में गीतांजलि के हाथ से फ़ोन ले लेती है और अभय से बोलती है, आप है कहाँ, ये तो बता दीजिए कम से कम। एक बार फिर से अभय ने कुसुम की ज़बरदस्त वाली बेइज्जती कर दी। उसे इग्नोर करके उसने उसके मुंह पर ही फ़ोन काट दिया। अभय का ये नया रूप देख आयशा तिरछी मुस्कान देते हुए उससे बोली, अरे वाह, तुम तो बहुत सुधर गए हो। सीधा इग्नोर? हाँ, वैसे अगर तुम कुसुम को कुछ दिन पहले ही ऐसे इग्नोर कर देते तो वो तुम्हारे गले नहीं पड़ी होती अभी। एक तरीके से आयशा अभय को ताना मार रही थी। उसका ताना सुनकर अभय ने उसे आंखें दिखाई तो वो चुप हो गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मासा ने तलाक के कागज़ मांगे तुमसे, ये कंफर्म करने के लिए कि तुम्हारा ऑफिशियल डिवोर्स अभी हुआ भी है या नहीं? आयशा ने कुसुम के टॉपिक को क्लोज कर
न्यू टॉपिक पर बात करना शुरू किया। नहीं, मासा ने कोई कागज़ नहीं मांगे और ना ही कुसुम ने, क्योंकि तुमने मुझे ही इतना अच्छा बेवकूफ़ बनाया कि मैं हमारे तरह की वजह से पागल हो गया था। और मेरी कंडीशन देखकर उन दोनों को भी ये लगने लगा कि हम दोनों का सच में डिवोर्स हो गया है। एनीवेज, एटलीस्ट मेरा गुस्सा वेस्ट तो नहीं गया। अभय ने आयशा को निहारते हुए कहा। वेल, यू शुड प्राउड ऑन मी। मैंने कुसुम की एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी उसे धूल चटा दी है। आयशा अपने कंधे को थपथपाते हुए बोली तो अभय उसे कंफ्यूजिंग लुक के साथ देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अभय ने उससे पूछा। चलो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ कि मैंने मेरी क्राइम पार्टनर कंपनी में कितने पार्टनर्स को जोड़ा हुआ है कुसुम का पर्दाफाश करने के लिए। आयशा की कंपनी का नाम सुनकर तो अभय हंस पड़ा। उसने ऐसी कंपनी का नाम तो पहली बार सुना था, अनोखी कंपनी। कितने पार्टनर्स जुड़े हैं तुमने अपनी कंपनी में? हाँ, अभय ने उससे पूछा तो आयशा ने जवाब दिया, सी, मेरी कंपनी की हेड मेरी दीदा है, कंपनी की सीईओ हूँ मैं, और मेरे मैनेजर हैं कोको, कंपनी का सीओओ नारद मुनि। वे अनुभव भैया भी मेरी कंपनी में ही हैं, और मेरी सीक्रेट जासूस वेद और अंजलि, दादी सर, सासू मॉम, पापा चाची। अभी फ़िलहाल इतनी ही बड़ी कंपनी है मेरी, इन सबको मिलाकर। आयशा की कंपनी का पूरा ब्यौरा सुनने के बाद अभय मुस्कुराने लगा और उसे प्राउड भी हो रहा था। आयशा पर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। इनफैक्ट वो तो ये सोच रहा था कि पूरा राठौर परिवार आयशा के साथ मिला हुआ था, यहाँ तक कि उसकी दादी चांद की देवी भी। वैसे अगर मासा ने डिवोर्स पेपर्स मांग लिए तो मैं क्या करूँगा? अभय एक बार फिर से परेड होने लगा था। अपना सर पकड़ते हुए आयशा बोली, हे भगवान, कितने फट्टू हो तुम। इतना डरते क्यों हो तुम अपनी माँ से? कोई कुछ नहीं कहेगा, और इससे पहले कि तुम्हारी मासा को शक हो हम पर, हमें कुसुम का पर्दाफाश करना होगा कि आखिर किसका बच्चा है उसके पेट में। उसका आयशा अभय को डांट रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग किया। मंजीत उसे कॉल कर रही थी। वो वीडियो कॉल तो अभय बेड से उठ गया। कहाँ जा रहे हो? आयशा ने उससे पूछा। तुम्हारी मम्मी का वीडियो कॉल है। अगर उन्होंने हमें साथ देख लिया तो। अभय मंजीत की नज़रों में अभी नहीं आना चाह रहा था, इसलिए वॉशरूम की तरफ जाने लगा। आयशा को भी उसका ये पॉइंट सही लगा। उसने भी अभय को जाने से नहीं रोका। अभय के वॉशरूम जाने के बाद आयशा ने वापस से मंजीत को वीडियो कॉल बैक करी। हेलो हेलो मम्मी, कैसी चल रही है आपकी और पापा की उत्तराखंड की ट्रिप? आयशा ने उबासी लेने का नाटक करते हुए अपनी माँ से पूछा, ताकि मंजीत को ये लगे कि आयशा अभी अभी सोकर उठ रही है। हमारी वेकेशंस तो अच्छी चल रही हैं, तू अपना बता, और कोको और तेरी दीदा कहाँ है? मंजीत ने उससे दीदा और आयशा के बारे में भी पूछ लिया, तो आयशा ने जवाब दिया, वेल, हम तीनों भी वेकेशंस पर आए हुए हैं शिमला। मैं अभी सोकर उठ रही हूँ और कोको और दीदा बाहर गए हुए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
तुझे अभय का कोई कॉल तो नहीं आया? मंजीत ने उससे अचानक अभय के बारे में पूछ लिया, मगर आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया अपनी माँ को इस बात का। आयशा का कोई जवाब न मिलने पर मंजीत समझ गई कि आयशा उससे अभय के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती है, इसलिए उसने उसे आगे और कुछ नहीं पूछा। कुछ देर तक तो यूं ही इधर उधर की बातें करने के बाद आयशा ने फ़ोन रख दिया और अभय से बोली, चलो डिनर करने के लिए चलते हैं। आयशा के कहने पर अभय डिनर करने के लिए रेडी हो गया। अपना डिनर ऑर्डर करने के बाद वो दोनों वेट करने लगे। तभी अभय ने उससे पूछा, तुम कह रही थी कुछ देर पहले कि तुमने कुसुम को धूल चटाई है। साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाह रही थी? तुमने अपनी बात पूरी भी नहीं करी उस टाइम। तब तक तुम्हारी मम्मी का कॉल आ गया था। तभी आयशा को भी वो बात याद आई जो अभय को बतानी अधूरी रह गई थी। ओ हाँ, 3 महीने के लिए मैंने तुम्हें कुसुम से बचा लिया है। 3 महीने तक वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि उसकी सद्बुद्धि के लिए दादी सा ने उसे भगवान जी की शरण में भेजने का प्लान बनाया है। फिर उसके बाद आयशा ने अभय को सारी बातें बताई जो दीदा और दादी सा ने मिलकर प्लान की थी कुसुम के खिलाफ। उनके ही कहे अनुसार पंडित जी ने गीतांजलि और कुसुम को उस सब उपाय बताए करने के लिए। तिरछी मुस्कान के साथ अभय बोला, अच्छा तो आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान है मुंबई, जहाँ से कुसुम तुम्हारे गले पड़ी है। आयशा ने अभय को आगे का प्लान के बारे में बताया। डिनर करने के बाद दोनों वापस अपने रूम में आ गए। आयशा बेड पर जाकर लेट गई और अंगड़ाई लेने लगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। तभी अभय को उसके साथ शरारत करने की सूझी। अभय ने बेडरूम की लाइट ऑफ कर दी और आयशा के बगल में आकर लेट गया। क्या तुम भी बोर हो रही हो मेरी तरह? अभय ने उसके कान के पास जाकर उससे कहा, तो आयशा ने अपनी भौं गई। नहीं, मैं तो नहीं हो रही हूँ बोर। आयशा वैसे तो अभय का इशारा समझ चुकी थी, मगर अभय से झूठ बोल रही थी ना समझने का, कि जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो कि आखिर अभय किस बारे में बात कर रहा है उससे। तुम्हें नहीं लगता हमें सुहागरात मनानी चाहिए? अब तो अभय सामने से उसे इशारा दे रहा था, तो आयशा ने उसके गले में अपने हाथ डाल दिए और उसके कान में बोली, ऐसे नहीं, अभी हम फिर से शादी करेंगे उसके बाद। तब तक के लिए हम हमारे मिशन पर फोकस करेंगे, ठीक है? इतना कहने के बाद उसने अभय के गाल पर एक किस कर दी। अभय मुंह बनाते हुए बोला, तुम पता नहीं और कितना सताने वाली हो मुझे। कुछ करने ही नहीं दे रही हो तुम मुझे। अब तो मुझे सच में पापा बनने का इंतज़ार है, पर तुम हो कि अभी तक तुम्हें मस्ती मजाक ही सूझ रही है। अभय आयशा को घूरते हुए बोला, मगर आयशा की आंखें दिखाने पर वो चुप हो गया। अब फिर वो दोनों सो गए। अगली सुबह मुंबई एयरपोर्ट। आयशा और अभय मुंबई पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही अभय ने सबसे पहले अनिरुद्ध को कॉल किया और इसे इन्फॉर्म किया, छोटे, हम मुंबई पहुंच गए हैं, लेकिन तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है।
भाई, आप और भाभी मुझे साफ दिखाई दे रहे हो यहाँ से। ज़्यादा झूठ मत बोलो आप अनजान बनने का। अनिरुद्ध थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोला। उसने हाथ वेव किया तो अभय ने भी उसे वेव किया। वो दोनों अब एयरपोर्ट से बाहर आ चुके थे अनिरुद्ध के साथ। उसके बाद वो तीनों ताज सेंटा क्रूज पहुँचे, जहाँ दीदा और सायशा पहले से ही उन तीनों के आने का वेट कर रही थी। दीना ने तो अभय और आयशा को दूर से ही देख लिया था, जिसके बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो तीनों भी उसी टेबल पर पहुंचे जहां पर दीदा और सायशा बैठे हुए थे। पैरी पौना दीदा। अभय ने दीदा के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। हाय मेरा पुत्र, जियोंदा रहे, जियोंदा रहे। दीदा ने अभय को अपने गले से लगा लिया तो आयशा को जलन होने लगी। झूठ मूठ की। वो दीदा को घूरते हुए बोली, मैं आपकी पोती हूँ, मुझसे पहले आपने इसे अपने गले क्यों लगाया फिर? मेरा मन कर रहा सी तो मैंने लगा लिया इसे अपने गले। पर पुत्र, तू तो मेरी जान है, मेरी पुत्री। दीदा ने आयशा को भी अपने गले से लगा लिया। तभी आयशा बोली, मिलन बाद में कर लेना, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर हमें केशव और मनोज को भी ढूंढना है। सायशा की बात पर वो सब सहमत हुए। लंच के बाद उन लोग पांचों ने अपनी अपनी टीम बांट ली। ऑब्वियसली अभय और आयशा एक टीम में थे और अनिरुद्ध और सायशा एक टीम में। उन चारों ने दीदा को अपने साथ होटल ले जाने, पार्टी हॉल ले जाने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि दीदा काफ़ी बुज़ुर्ग थी और उनकी ऐसी एज में उन्हें इतना ट्रैवल करवाना ठीक नहीं था। इसलिए दीदा होटल रूम में ही स्टे कर रही थी और आयशा और सायशा ने अपने गेटअप भी चेंज कर लिए ताकि वो केशव और मनोज उन दोनों के बारे में कुसुम को ना बता दे, क्योंकि उन्हें शक था कुसुम की पर पहले से ही कि कहीं कुसुम ने पहले ही केशव और मनोज को सेट करके ना रखा हो, कि अगर कोई उन दोनों से अभय और कुसुम के बारे में पूछे तो वो दोनों सीधा उसे इन्फॉर्म करें, जिसका मतलब था आयशा का बनाया हुए प्लान पर पानी फेरना। आयशा ने प्लांट ह्यूज लगाए हुए थे और सायशा ने भी। साथ में उन दोनों ने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, येलो एंड ब्लू कलर की। आयशा ने ब्लू और सायशा ने येलो कलर। और उन दोनों ने अपनी फेक नेम भी रखे हुए थे, टीना और शीना। शाम का वक्त हो चुका था। अभय आयशा और बाकी सभी को लेकर स्टार बैंक्वेट में लेकर पहुंचा, जहां कुछ महीनों पहले बिजनेस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था मिस्टर चड्डा के द्वारा। पार्टी हॉल में इंटर होते ही अनिरुद्ध सायशा को लेकर अलग हो गया आयशा और अभय से, और अभय और आयशा को अलग लेकर साइड हो गया। अभय आयशा को बता रहा था पार्टी वाले दिन की सारी बातें, तभी उसकी नज़र केशव पर पड़ी। अब तक केशव भी अभय को देख चुका था। वो समझ चुका था कि अभय वहाँ उसे ही ढूंढने आया है, इसलिए वो हॉल से भागने की तैयारी में लग गया। आयशा, वो है केशव। अब तक अभय ने भी आयशा को केशव की तरफ इशारा करते हुए बता दिया था, जो कि अब तक रफू चक्कर हो चुका था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।